हाय फ्रेंड्स, हम लोग अब पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का लेक्चर 2, जिसमें आर्टिकल नंबर 7.2 आज हम पढ़ेंगे और ये है सेंटर ऑफ मास। ओके, कहता वी शैल फर्स्ट सी व्हाट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज and then discuss its significance. For simplicity, we shall start with the two particle system. हेडिंग दे दीजिए टू पार्टिकल सिस्टम। पहले तो मैं चलो एक बात आपसे कह देता हूँ, एक बेसिक आइडिया सेंटर ऑफ मास के बारे में इनिशियली ये तो दे ही सकते हैं कि जहां भी सारे पार्टिकल्स, सारा जो बॉडी है उसका जो कंप्लीट सेंटर माना जा सकता है, द पॉइंट जहां पे सारा का सारा मास रखा हुआ माना जा सकता है। ऐसा एक लिख तो दीजिए रफ सी डेफिनेशन, बाकी अभी डिटेल में आएगी जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी। ऐसा लिख दीजिए अ पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ द बॉडी can be considered to be concentrated as a point mass. The point where the entire mass of the body can be considered to be concentrated as a point mass is called center of mass. ये अभी ऐसे ही हमने अपनी तरफ से डेफिनेशन दे दी है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन बाकी है, तभी चीजें एकदम परफेक्ट आएंगी समझ में। अभी तो एक रफ आइडिया के लिए बता दिया। सर आप एक बार फिर से रिपीट कर देंगे डेफिनेशन। ये एक बॉडी है, इसका आप शायद जानते हैं कि सेंटर ये है, तो हम ये मान सकते हैं कि जितने भी सारे मासेस इससे मिलके बने हैं, जितने भी मासेस बने हैं, जिन मासेस से मिलकर ये बॉडी बनी है, वो सारे मासेस का सेंटर यहाँ माना जा सकता है। डेफिनेशन मैंने ये कही है कि अ पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ द बॉडी can be considered to be concentrated. The point where the entire mass of the body can be considered to be concentrated is called center of mass. तो इस पूरी बॉडी का, अगर इस पूरी बॉडी का मास m है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो आप चाहें तो आप इसको एक पूरी रिजिड बॉडी के बदले एक पॉइंट मास बना सकते हैं और बोल सकते हैं कि यहाँ पर मास m रखा है। वैसे तो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई मास यहाँ है, कोई मास यहाँ है, कोई मास यहाँ है, कोई मास यहाँ है। अगर इस सिस्टम का सेंटर यहाँ आ रहा है तो सारा का सारा मास माना जा सकता है कि सेंटर पे रखा है। इसकी डेफिनेशन में आप इंटरेस्ट ना लें, इसके वर्डिंग्स पे ना जाएं। हमें ये देखना है कि अगर ये सारा मास टोटल मिला के m है और ये इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, तो इस पूरी रिजिड बॉडी को, या ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डेफिनेशन पे आप बिल्कुल इंटरेस्ट ना लें। Don't go by the wordings. Definitely try to understand the concept कि न्यूमेरिकल में इस बात का करना क्या है, जब किसी क्वेश्चन में आएगा तो इसका करना क्या है। और डेफिनेशंस को बाय हार्ट करने की जरूरत भी नहीं है, उस पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं है, बस एक रीडिंग मारी और आगे चल दिया अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। ये जो पुरानी आदत है आपकी बचपन की कि डेफिनेशंस पे आप बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, वो बिल्कुल जस्ट डू अवे विद इट। आपको ये समझना है कि पूरी बॉडी का मास m है और अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो ये माना जा सकता है कि सारा का सारा मास अपने सेंटर ऑफ मास पे सिचुएटेड है। अलग से लिख दीजिए, डेफिनेशंस बिल्कुल याद मत करिए। The entire mass of the body should be considered to have been kept as a point mass. Entire mass of the body should be considered to have been placed as a point mass at the center of mass. अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरी बॉडी का या जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, जिसका कोई मास यहाँ है, कोई मास यहाँ है, कोई मास यहाँ है,
इस सारे मास को एक जगह पॉइंट मास के रूप में माना जा सकता है, वो पॉइंट जरूर सेंटर ऑफ मास डेफिनेशन होनी चाहिए। मास वैसे तो फैला हुआ है, थोड़ा यहाँ है, थोड़ा यहाँ है, थोड़ा यहाँ है, और टोटल मिला के मास m है, तो टोटल मास को आप सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ मान सकते हैं। ये एक ओवरव्यू मैंने ऐसे ही दे दिया, और डेफिनेशंस को 2-3 बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी गलती आप बचपन से करते आए हैं, रटना नहीं है, रटने पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। स्कूल एग्जाम की बात है तो शायद डेफिनेशन जरूरी है, स्कूल एग्जाम के जस्ट पहले आप डेफिनेशंस पे जा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, तो वहां से सिर्फ पढ़ाई में अपना एक डिफरेंस बनाइए, पढ़ने के तरीके में डिफरेंस बनाइए, बस ये मैं कह रहा हूँ, पढ़ने के तरीके में डिफरेंस बनाइए। तब आप हेडिंग दे दीजिए सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। मेरे पास सिर्फ 2 ही पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है m1 और मे बी ये एक पार्टिकल है m2। मेरे पास टोटल मिला के 2 ही पार्टिकल है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, बड़ी काम की बात ये है कि इन दोनों मासेस को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसको मुझे एक्स एक्सिस मानना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, एक स्टार लगा के खैर आप लिख दीजिए, बहुत बाद में, थोड़ा बाद में ये इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगी। line joining the two masses should be taken as x-axis. Line joining the two masses should be taken as x-axis. ठीक है, मैंने डायग्राम बनाने के लिए एक बार इसको थोड़ा टेढ़ा बना दिया था, अब मैं सीधा ही बना देता हूँ जैसा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये आप मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और यहाँ से डिस्टेंस x1 पे एक मास m1 रखा है, और ओरिजिन से डिस्टेंस x2 पे एक मास m2 रखा है। ओरिजिन से डिस्टेंस x1 पे एक मास m1 रखा है, और ओरिजिन से डिस्टेंस x2 पे एक मास m2 रखा है। Okay, so the center of mass of the system is that point C, which is the distance x from O. यहाँ पे कहीं हम सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, ये C है या सेंटर ऑफ मास है, और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस x है, ये इसको मैं x ना बोल के xcm बोलना चाहूंगा। ये एक मास m1 है, एक मास m2 है, और ओरिजिन से इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ये है, और इसके ओरिजिन से डिस्टेंस हम xcm लिख रहे हैं। Then x is given by, इसने आपको x का डायरेक्टली फॉर्मूला ही दे दिया। ये फॉर्मूला इसने कैसे इस पे पहुंचा है इसका फिलहाल तो कोई जिक्र नहीं है, आगे मिल सकता है। ये आंसर ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। xcm का फॉर्मूला है m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2, और ये सीधे 5 स्टार वाली बात हो जाती है आपसे। ये फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से याद करना है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया इसके बारे में भी दिमाग ना लगाएं, इसी पे फोकस करें, बस दिमाग को जितना रोक के रखें, ज्यादा क्वेश्चंस अपने आप से ना पूछें। बहुत आइडियली तो हमें एनकरेज करना चाहिए कि आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछें, पर अगर मार्क्स चाहते हैं तो अपने आप से क्वेश्चंस ना पूछें। इसी को दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए, और जब बहुत इसके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे और आपसे न्यूमेरिकल्स बनने लगेंगे, तब ये सारे क्वेश्चन जो आपके मन में अभी आ रहे हैं बाद में पूछिएगा, तो आप स्वयं उनमें से बहुत सारे अपने डाउट्स के जवाब शायद दे पाएंगे, या ऑटोमेटिकली वो डाउट सॉल्व हो पाएंगे। आइडियली हमें आपको मना तो नहीं करना चाहिए कि आप अपने आप से क्वेश्चंस न पूछें, पर अगर स्कोर बढ़ाना है और फिजिक्स का डर हटाना है तो अपने आप से फिजिक्स को इसके से रिलेटेड बातें बात करना कम कर दीजिए, जरा मत सोचिए। ये फॉर्मूला कहाँ से आया इस बात पे आप इरिटेट मत हो जाइए, बोलिए कि जरूर आगे कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन मिल ही जाएगी। ये बात तय है कि आपको
इसके जवाब सारे जो आपके मन में आ रहे हैं वो मिल ही जाएंगे, और नहीं मिले तो आप बाद में पूछ लीजिएगा। मनाही तो अभी भी नहीं है, नहीं रेजिस्ट हो पा रहा तो जरूर पूछिए, बट आइडियली अगर आप टॉपिक में कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपसे क्वेश्चंस बनने लगे, तो बहुत आइडियल सिचुएशन तो ये है कि ब्रेन को स्विच ऑफ कर दीजिए और रटने की कोशिश करिए। भले ही आप मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दें कि टीचर समझाता कम है, रटाता जरूर ज्यादा है, तो भी मुझे मंजूर है। XCM का ये फॉर्मूला कहां से आया ये मुझे नहीं मालूम, शायद मैं आगे समझने की थोड़ी कोशिश कर लूंगा, पर अभी तो मुझे बस रटना है, 5 स्टार वाली चीजों को रटना है। यहाँ XCM का फॉर्मूला कुछ होता है m1x1 + m2x2 अपॉन नीचे है मास। आप तो इस बात पे फोकस करिए, मैं XCM का फॉर्मूला बोलता हूँ m1x1 + m2x2 अपॉन x1 + x2। मुझे अच्छे से याद नहीं है फॉर्मूला, तो मैंने ऐसा लिख दिया। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ऊपर भी x है, नीचे भी x है, x कैंसिल हो जाएगा, इधर m बचेगा। तो आंसर तुम्हारे LHS में तो एक x है, तो RHS में भी x बचना चाहिए। भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस से ये ऊपर है mx, m1x1 + m2x2, ये भी mx है और ये भी mx है, और mx + mx mx होता है, और x1 + x2 x होता है, तो x और x कैंसिल हो गया, तो ये तो डायमेंशनली गलत हो गया ना। तो ये इसका मतलब फॉर्मूला गलत है, और डायमेंशंस पे आप ज्यादा जोर देंगे तो अगर ऊपर ऐसे टर्म्स आ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आंसर इधर x बचे तो नीचे m का टर्म आना चाहिए। तो नीचे तो खैर मुझे शायद वैसे भी हमेशा याद है कि डिनोमिनेटर में मोस्ट ऑफ द टाइम मासेस का सम आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मासेस का सम आता है। बस यही बात है, ये फॉर्मूला अब हमें अच्छे से ध्यान हो गया। ये पॉसिबिलिटी है कि शायद गलती से आप कभी ये लिख दें, इन वाली बातों पे ध्यान दें ज्यादा कि फॉर्मूला आप सही रिप्रोड्यूस कर पाए। मैं तो यही सलाह दूंगा कि फिजिक्स को पहले रटना है, बाद में समझना है। खाली 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए ये बात वैलिड है, अदरवाइज तो बी फ्री, यू शुड बी फ्री एंड यू शुड बी आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। आप अपनी इंक्विजिटिवनेस को खत्म मत करिए, पर 11th-12th में जहां पर हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है और एक्चुअली लिमिटेड टाइम है, जब आप 12th में आ जाए तो आपको इस बात को और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए कि आप रटे पहले, समझें बात। जब सवाल बनने लगे तो फिर समझने की कोशिश करिए, तब समझ में आने भी लगे। इनिशियली तो रटने की कोशिश करिए। XCM का बड़ा ही बढ़िया फॉर्मूला है, डिराइव कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता, और एनसीईआरटी ने नहीं दिया तो मुझे क्या लेना देना। In equation 7.1 x can be regarded as a mass weighted mean। अब ये बात उसने समझाने की कोशिश की है, लिख दीजिए XCM, या लिखिए सेंटर ऑफ मास is mass weighted average, mass weighted average, it is not ordinary average। ऑर्डिनरी एवरेज के बारे में ये बात थोड़ी आगे समझा रहा है। मास वेटेड मीन या मास वेटेड एवरेज क्या होता है अभी समझ में आ जाए। क्वेश्चन लिख दीजिए, two particles have same mass, located at distances x1 and x2 from the origin। Two particles have same mass located at distances x1 and x2 from the origin। To find the distance of their center of mass, from the origin। दो मास हैं, ये दोनों मास बराबर हैं, इनके डिस्टेंस ओरिजिन से x1 और x2 हैं, तो ओरिजिन से इनके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताइए। अभी ये भी m है और ये भी m है, और ये x1 है और ये x2 है। अगर ये इनका सेंटर ऑफ मास है तो XCM आपको निकालना है। XCM का फॉर्मूला है m1x1 + m2x2 अपॉन m1 + m2। ये मैकेनिकली हमने लिख दिया और उसमें सारे मासेस बराबर डाल दिए, तो हो गया mx1 + mx2 अपॉन m + m। ये हो गया mx1 + x2 अपॉन 2m, m और m कैंसिल हो गया, तो XCM का फॉर्मूला हो गया x1 + x2/2। XCM का फॉर्मूला हो गया x1 + x2/2। ये तो साधारण ऑर्डिनरी एवरेज है।
ये ऑर्डिनरी एवरेज है। अगर मासेस आइडेंटिकल हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास भी एकदम सेंटर पे ही आएगा। अगर मासेस आइडेंटिकल हैं तो उनका सेंटर दोनों मासेस के ठीक मिड पॉइंट पे आएगा, उनके एग्जैक्ट सेंटर पे आएगा। ये ऑर्डिनरी एवरेज है। पर अगर एक हल्का है और एक भारी है तो सिस्टम के मास में भारी मास का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास भारी के करीब आना चाहिए। ऐसा ही डैश करके लिख दीजिए। ये एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है। इफ masses are different, then contribution of the heavier mass to the total mass is more. अगर masses different है तो पूरे सिस्टम के मास में भारी वाले का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, और जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है भाई उसकी तो ज्यादा चलेगी, जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है उसकी ज्यादा चलेगी। इसी को शायद वो वेटेड एवरेज कह रहा है, जो जितना वेट डालेगा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, उसके हिसाब से ही कुछ एवरेज लिया जाएगा। खाली डिस्टेंसेस का एवरेज नहीं है, खाली डिस्टेंसेस का एवरेज नहीं है। लिख दीजिए फॉर्म लाइज क्लोजर टू हेवियर मास। सेंटर ऑफ मास है वो भारी मास के करीब लाया करता है, इसीलिए HCM का कुछ फॉर्मूला आ रहा है m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। हम ये तो समझ में आ रहा है कि अब सेंटर निकालने में यार मासेस को भी ध्यान तो देना ही चाहिए। अब सेंटर निकालने में मासेस का भी ध्यान तो देना ही चाहिए। ये बहुत ही हल्का सा मॉलिक्यूल है और एक बहुत ही भारी सा पार्टिकल है, तो इन दोनों का सेंटर तो भैया इसके पास ही आएगा। अब इन दोनों का सेंटर ठीक बीच में थोड़ी ना आएगा, भारी वाले के ज्यादा करीब आएगा। ये सेंटर ऑफ मास है, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है। अगर ज्योमेट्रिकल सेंटर तो बीच में आएगा, सेंटर ऑफ मास है तो सारा का सारा मास करीब करीब भारी वाले के करीब माना जा सकता है। सारा का सारा मास ये माना जा सकता है कि लगभग भारी वाले के करीब ही। हम अगर इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस की बात करें एटम में, तो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस बहुत भारी है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास न्यूक्लियस के बहुत करीब लाया करता है। और हम तो आइडियली ये मान लेते हैं कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास न्यूक्लियस के सेंटर से कोइंसाइड कर जाता है। अगर बहुत भारी मास हो एक, तो फिर तो सारा मास इसी का मान लो ना, इसका मास नेग्लेक्ट कर दो, तो सारा तो मास इसी का ही है। तो इसके सेंटर पे ही पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, जहां इसका सेंटर है वहीं पूरे सिस्टम का है, क्योंकि इसको तो नेग्लेक्ट ही कर दो तुम। इससे आइडिया तो लग रहा है। हाँ, ये आपको याद रखना चाहिए, इस पर भी आप 3 स्टार दे दीजिए। ये चीफ मिनिस्टर मोटे मोटे लोगों के पास रहता है। जो मोटा आदमी है, जिसका ज्यादा वजन है, जिसके ज्यादा MLA जिसने खरीद लिए हैं, जिसके पास MP ज्यादा है, चीफ मिनिस्टर मतलब MP ज्यादा खरीद लिए तो प्राइम मिनिस्टर, MLA ज्यादा खरीद लिए तो चीफ मिनिस्टर। जो मोटा आदमी है CM उसके पास रहता है। सेंटर ऑफ मास लाइज क्लोजर टू द हेवियर पार्टिकल। मोटे के पास, क्लोजर टू मोटा ऐसा लिखो, CM को लिख लो क्लोजर टू मोटा। C फॉर क्लोज, M फॉर मोटा। CM यानी क्लोजर टू मोटा। मोटे के क्लोज, मोटे के पास से बात नहीं बनेगी, मोटे के क्लोज। CM में वो पूरा छुपा हुआ है, C फॉर क्लोज एंड M फॉर मोटा। बहुत बढ़िया। Thus for two particles of equal masses हो गया। कहता आगे कह रहा है if we have n particles, बहुत सारे पार्टिकल हैं along a straight line taken as the x-axis, then by definition the position of central mass of the system of particles is given there। तो खैर आप लिख दीजिए, हेडिंग दे दीजिए center of mass of a system of particles। Center of mass of a system of particles। इसमें मैं सीधे आपसे ये नाम की बात कर रहा हूँ, इनके हिसाब से नहीं जा रहा। मैं इस पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर बात करूंगा। आप क्या करो, आप ये देखो ऐसा, चलिए मैं बना तो सकता हूँ कि x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये एक m1 है और इसका ये x1 है और इसका ये y1 है, ये मे बी m2 है
और इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है, तो ये इसका x2 है, ये इसका x2 है और ये इसका y2 है। ऐसे मान लेते हैं कई सारे पार्टिकल्स हैं और सबके आपको xy कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, सबको xy कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं। यहाँ पे x3 भी है, इसके कोऑर्डिनेट्स x3, y3 है, तो मुझे पता है कि ये डिस्टेंस जो है ये x3 है और ये जो डिस्टेंस है y3 है। तो मेरे को इसका ना इस पूरे का एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और ऐसे और भी पार्टिकल है, तो हो सकता है इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है, ये फॉर्म सेंटर ऑफ लाई कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही आप डायग्राम बना के लिख दीजिए xcm ycm। कई सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत एग्जैक्टली मैं एनसीईआरटी के सीक्वेंस यहाँ फॉलो नहीं कर रहा, पर पढ़ूंगा अब इसके बाद तो आपको समझ में आ जाएगा। कई सारे पार्टिकल हैं, कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है m1 का, x2 y2 है m2 का, x3 y3 है m3 का, और मान लीजिए कि ये सब कैलकुलेशंस करने के बाद यहाँ सेंटर ऑफ मास आ रहा है और सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स xcm ycm है, तो xcm हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2, और अगर ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है तो प्लस mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn s। दो पार्टिकल थे तो हम m1 x1 प्लस m2 x2 करते थे, और बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो कोई बात नहीं, बस पूरा ही सबके mx ऐड कर देंगे, सबके mx ऐड कर देंगे। इस समेशन को, इसको बोलते हैं समेशन, समेशन ऑफ mx अपॉन समेशन ऑफ m। ये समेशन, ये सिंपल समेशन का है, ये ऐसा वाला ये सिंबल जो कंटीन्यूअस आप एडिशन करते चल रहे हैं, इन लोगों को mx के प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में आ रहा है समेशन ऑफ mx, और नीचे आप मासेस को ऐड कर रहे हैं तो समेशन ऑफ m। ऐसे ही अगर ycm की बात की जाए, ycm की बात करी जाए तो ये m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस mn yn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn होगा, जिसको मैं समेशन ऑफ my लिख सकता हूं। अपने अपने my का प्रोडक्ट लीजिए, सबको ऐड कर दीजिए अपॉन समेशन ऑफ m। हाँ, ये थोड़ी बहुत काम की बातें हैं, फाइनली कुछ डिसाइड करके स्टार दे दूंगा मैं आपको। इसके भी न्यूमेरिकल बनते तो हैं, लेंदी होते हैं, इसलिए पेपर में आने की संभावना नहीं है। लेंदी क्वेश्चंस अपने आप ही पेपर में नहीं आते हैं। ऐसे अगर चाहते कि हम स्पेस में बात कर रहे होते, स्पेस में भी कुछ मास होता, तो मैं समेशन ऑफ ZCM भी कह देता कि सेंटर ऑफ मास का Z कोऑर्डिनेट, ये सेंटर ऑफ मास का X कोऑर्डिनेट है, ये सेंटर ऑफ मास का Y कोऑर्डिनेट है और ये सेंटर ऑफ मास का Z कोऑर्डिनेट है। ये आ जाएगा समेशन ऑफ mz अपॉन समेशन ऑफ m। हर पार्टिकल के m और z का को मल्टीप्लाई कीजिए और सबके प्रोडक्ट्स को ऐड कर दीजिए। डायमेंशनली मुझे दिख रहा है कि यार ऊपर मास और नीचे मास कैंसिल हो जाएगा, तो वहां LHS में भी z बचेगा, LHS में भी z बचेगा और RHS में भी z बचेगा। ऐसे ही कुछ है। सेंटर ऑफ मास के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो कायदे से ये जनरल फार्मूला है। अगर दो ही पार्टिकल हैं तो हम यहीं तक लेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, और इसकी लॉजिक इसने ये दी है कि भाई वेटेड एवरेज लेते हैं हम लोग, वेटेड मीन लेते हैं, मास का किसका कितना कंट्रीब्यूशन है उसका असर ज्यादा लेते हैं, इसलिए रिस्पेक्टिव m से भी मल्टीप्लाई किया है। थोड़ी बहुत कहीं कुछ लॉजिक हल्की फुल्की समझ में तो आ रही है, और समझना हमारे लिए खैर इंपॉर्टेंट है ही नहीं, रटना इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं फिजिक्स को समझो, और मैं 32 साल के एक्सपीरियंस के बाद कहता हूं कि फिजिक्स को रटो, समझ तो बाद में आ जाएगी, पहले रटो। बिल्कुल उल्टी बात कर रहा हूं। ऑलराइट, अब मैं जरा पढ़ लेता हूं यहां तक। कहता है इफ वी हैव n particles or masses this much along a straight line taken along x axis, मैंने स्ट्रेट लाइन में तो नहीं लिए, पर हाँ, then by definition the position center mass of the system is given by xcm की वैल्यू उसने निकाल के रख दी आपके सामने इक्वेशन 7.2 में, जहां x1 x2 x2 distances the particle from origin है, x is also measured from the same origin, final x भी of course same। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो ओरिजिन आप लेते हो वो हमेशा सेम रहता है, ये लाइन काम की तो है कि x is also measured from same origin, पर शायद
ऑब्वियस है, ये ओरिजिन थोड़ी ना बदल देंगे उसी सवाल में। दूसरी बात, द सिंबल, द ग्रीक लेटर डिनोट समेशन इन दिस केस ओवर n पार्टिकल्स। हाँ, ये समेशन ऑफ mi जो उसने लिखा है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ ज्यादा, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ये समेशन ऑफ mi लिखने का जरा तरीका है। हाँ, ये बात जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि डिनोमिनेटर में हम लोग टोटल m लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को टोटल m लिख सकता है, सारे एक डैश करके लिख दीजिए, 2 स्टार भी दे दीजिए कि सम ऑफ ऑल द मासेस, the sum of masses of all the particles, sum of masses of all the particles is equal to the total mass of the system, is equal to the total mass of the system. तो अब नीचे डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ m के बजाय मैं अब से कैपिटल M लिखना शुरू कर दूंगा, total mass of the system. Suppose that we have 3 particles not lying in a straight line. So ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन बनाते हैं, यही क्वेश्चन लिख दीजिए। डायग्राम में दे देता हूँ, ये बातें आप चुकी है। पहले मैं एक मिनट समरी दे देता हूँ आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। xcm इज इक्वल टू समेशन ऑफ mx अपॉन m, और ये प्रोडक्ट लेना है इसलिए ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ऐसे ही ycm इज इक्वल टू समेशन ऑफ my अपॉन m, और एनसीईआरटी ने z की बात नहीं की है तो फिर मैं भी z की बात नहीं करता। आगे फाइनली लिखा तो है उसने 7.4a, 7.4b और 7.4c में, तो चलो हम zcm को भी लिख देते हैं। zcm इज समेशन ऑफ mz अपने अपने mz m1 z1 m2 z2 m3 z3 अपॉन टोटल मास। ये हमारी समरी है, पर मैं इसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता, बहुत काम की ये नहीं है, बहुत काम की ये नहीं है। इस रूप में आप न्यूमेरिकल ज्यादा यूज नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल्स में ज्यादा यूज नहीं होगा, इसलिए इस पे हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। तो क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं। xy प्लेन की बात कर लेते हैं। ये x1 है, y है, ये m1 है, ये m2 है और ये m3 है, जैसा कि मैंने आपको पहले दिया था। इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है, इसके कोऑर्डिनेट्स x3, y3 है। ये सिस्टम का, ये पूरे डिस्कशन का ओरिजिन है, जो पूरे कंप्लीट क्वेश्चन में तो हम दोबारा थोड़ी ना चेंज करने वाले हैं। और मान लेते हैं कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ रहा है और इसके कोऑर्डिनेट्स है xcm, ycm। ये जो डिस्टेंस होगा ये xcm होगा और ये जो डिस्टेंस होगा वो ycm होगा। तो जो xcm आएगा वो हमारे अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक ऐसा है। बस इतना अगर आप डायरेक्ट लिख पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह जो ycm आएगा वो बढ़िया m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 है, ये सारे मासेस का सम है। बस ये हो गया। यहाँ तक आप एक दो न्यूमेरिकल आपके तैयार हो गए। अगर 2 पार्टिकल सिस्टम का न्यूमेरिकल आता है तो वो आपसे बन जाएगा, आप सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे। और 3 पार्टिकल सिस्टम का भी अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। दाएं बाएं आपको कोई कॉन्सेप्ट ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन माय ओपिनियन योर कॉन्सेप्ट्स कैन बी वीक एट लीस्ट इनिशियली। न्यूमेरिक फॉर्मूला पकड़िए और सवाल बनाइए, बस फॉर्मूला पकड़िए और सवाल बनाइए। अब इसमें कठिन, ये अपने आप में काफी लेंदी है। एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, सम फिर डिवीजन, ये अपने आप में काफी लेंदी होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, काफी लेंदी होता है। सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये होती है, सवाल पार्ट बी का लिखिए, पार्ट बी का लिखिए, इसी सवाल में पार्ट बी लिखिए, एक्सप्रेस सेंटर ऑफ मास एज अ पोजीशन वेक्टर। सेंटर ऑफ मास को पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखिए। तो ये सेंटर ऑफ मास का आर लिख लेता हूं मैं, आर सी।
तो वेक्टर RCM is equal to XCM I cap plus YCM J cap. अब Sir, XCM center of mass as position vector. सेंटर ऑफ मास को पोजीशन वेक्टर के रूप में एक्सप्रेस करिए। तो पोजीशन वेक्टर में तो ऐसे ही करते थे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। हम इनके पोजीशन वेक्टर के रूप में इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वेक्टर आर लिख रहे हैं उसको आरसीएम, और पोजीशन वेक्टर को ऐसे ही लिखते थे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और अब नंबर पार्ट सी है सवाल का। पार्ट सी है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन। Find the distance of center of mass from the origin. इसका जब आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, शायद RCM का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो वो तो फिर XCM स्क्वायर प्लस YCM स्क्वायर है। ये डिस्टेंस, ये X है और ये Y है और ये डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है, वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है कि डिस्टेंस मांग रहा है। अब अगर न्यूमेरिकल में ये आता है, जैसा कि कभी एक आध बार पेपर में आया भी है, तो डेफिनेटली भयंकर लेंदी हो गया, खतरनाक लेंदी हो गया। और अब इस सवालों के, इस टाइप के सवालों के जमाने लद चुके हैं। इसलिए एक आइडिया तो आपको हो, पर इन टाइप के क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस न हो। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ आपको फॉर्मूला याद हो। और ये बिल्कुल डेफिनेट है कि जो लेंदी क्वेश्चंस हैं या टफ क्वेश्चंस हैं वे इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इजी क्वेश्चंस हैं केवल 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 वही इंपॉर्टेंट हैं। ये काफी लेंदी हो गया। पहले आपने XCM निकाला m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 upon m1 plus m2 plus m3 से, फिर आपने YCM निकाला m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 upon m1 plus m2 plus m3 से, फिर आपने पोजीशन वेक्टर लिखा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिखा कि XCM I cap plus YCM J cap, और फिर पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट ऑफ XCM स्क्वायर प्लस YCM स्क्वायर से आपने ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकाला। क्वेश्चन में खाली आपको यही ध्यान से देखना चाहिए कि आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, XCM YCM निकालना है, कि आपको सेंटर ऑफ मास के ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। अगर सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो ये लेंदी क्वेश्चन। XCM YCM भी खैर अपने आप में लेंदी क्वेश्चन है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये टाइम नोट करना होगा कि इस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लग रहा है। शुरू में नहीं, जब सेम क्वेश्चन आप 5 6 7 8 बार कर चुके हैं, जब आपको अच्छे से आता हो, उसके बाद आपको स्टॉप वॉच यूज करके नोट करना चाहिए, और किताब में जहां आप सॉल्व कर रहे हैं वहां लिखना भी चाहिए कि आपको इसमें कितने सेकंड्स लग रहे हैं। मिनट में तो काम ही नहीं है। पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है जो सॉल्व करने में 1 मिनट ले ले, आता ही नहीं। नीट की बात कर रहा हूँ, जेईई मेन में ठीक है ऐसे हो सकते हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो थोड़ा लेंदी हो। नीट में तो 8 बार एक क्वेश्चन करने के बाद जो क्वेश्चन कैलकुलेशन में 60 सेकंड से ज्यादा ले रहा है वो पेपर में आएगा ही नहीं। एनीवे हो गई है सारी बात। और फिर से ये बात कह रहा है अगर पार्टिकल्स इक्वल मासेस के हों तो नेचुरली XCM m1 plus x1 plus x2 plus x3 by 3 हो जाएगा। वो भी क्वेश्चन लिख दीजिए जल्दी से। 3 particles, 3 identical particles, 3 identical particles are kept, thus find center of mass, find coordinates of center of mass। 3 identical particles रखे हैं तो XCM अब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि x1 plus x2 plus x3 by 3 होगा, और YCM मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि y1 plus y2 plus y3 by 3 होगा। ऑर्डिनरी मतलब मासेस अगर इक्वल है तो ऑर्डिनरी एवरेज ही सेंटर होता है, सिंपल एवरेज ले लीजिए। और अगर पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास का तो XCM I cap plus YCM J cap होगा। इसमें मास का कोई टर्म नहीं आएगा। और अगर आपको OP निकालना है, ये O है ये P है जहां सेंटर ऑफ मास माना जा सकता है, आपको वेक्टर OP का डिस्टेंस निकालना है, तो ऑफ कोर्स वो XCM का स्क्वायर प्लस YCM का स्क्वायर। अगर ये कभी निकालने को भी देता है तो फिर वो जरूर मासेस इक्वल देगा। वो खुद कुछ न कुछ ऐसा करेगा कि सवाल लेंदी ना हो जाए। सवाल लेंदी ना हो, सवाल टफ ना हो, ये पेपर सेटर की जिम्मेदारी है। और जितना भी आप पढ़ रहे हैं वो सारे टफ सवालों को भी इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब जो जेईई में
मेन में और नीट में एक्सपेक्टेड हैं 23 में, वो सब ऑलरेडी कवर ही हो रहे हैं। बस, all right. So 3 particles of equal mass, center mass coincide with the centroid of the triangle from the particles. लिख दीजिए, important line तो नहीं है, मैं इसमें एक भी स्टार नहीं दे रहा, लिख दीजिए for 3 particles of equal mass, 3 particles of equal mass, comma, center of mass coincides with centroid of the triangle, centroid of the triangle formed by the particles. ठीक है, एक स्टार दे देते हैं, चलिए, रिस्क लेने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। अगर ये मास m है और ये मास n है और ये मास m है, तो ये एक ट्रायंगल तो बनाएंगे। अभी जहां भी इनका सेंट्रॉइड आएगा, जहां सेंट्रॉइड आएगा इनका इस ट्रायंगल का, वही सेंटर ऑफ मास भी है, अगर ये मासेस इक्वल है। ये मेरे हिसाब से तो, इन माय ओपिनियन, एज पर माय एक्सपीरियंस, ये इंपॉर्टेंट नहीं। ओके, the results of this are generalized easily to a system of n particles not necessarily lying in a plane but distributed in space. अब वो z की भी बात कर रहा है कि अगर स्पेस में हो तो आप xcm, ycm और zcm की भी बात कर लेना। फिर से बोल रहा है कि here m is summation of mi is a total mass of the system. The index I runs from I to 1 to n. वो mi वाली बात मैं कर नहीं रहा, summation of m को वो कह रहा है summation of mi, और फिर वो बोल रहा है कि I runs from 1 to n. I की वैल्यू कभी 1 होगी, कभी 2 होगी और कभी I की वैल्यू n होगी। तो ये वाला जो डिनोमिनेशन है, इसकी तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं, हम mi की बात ना करके n की खाली बात करें। इंडेक्स I runs from I to n, इसको इग्नोर कर दीजिए। mi is the mass of the ith particle। तो मैं ये भी कोई बात आपसे नहीं कर रहा हूँ कि mi is the mass of the ith particle। हम मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को ये भाषा समझ में आती होगी, हमें तो नहीं आती और हमें उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं। पढ़ेंगे हम अगर इन्हें तो आज तो हमें बातें क्लियर हो जाएंगी, पर 5-6 महीने बाद ये mi देख के ही हमको लगेगा ये चैप्टर बेकार, इसको छोड़ो। एक कोई छोटी सी चीज की वजह से हमको पूरे चैप्टर से नफरत हो जाती है, वो ना करें, ऐसी चीजें पढ़े ही मत। आज तो हम समझा देंगे mi is the mass of the ith particle। 2-4-5-6 महीने बाद इसको देखते ही आपका मुंडा टनक जाएगा और आपका पूरा चैप्टर पढ़ने का मन नहीं करेगा, और अगर ज्यादा ही खोपड़ी खराब होती है आपकी तो हो सकता है आप किताब घर के बाहर भी फेंक दें। हालांकि बाद में चुपचाप जाके उठा तो लाएंगे आप, और गुस्से में तो आप बाहर फेंक के दें। बस तो ठीक है। अगर अगला पैराग्राफ कह रहा है इक्वेशन 7.4 है, 7.4b and 7.4c can be combined into one equation using the notation of position vectors। तो पोजीशन वेक्टर की भी मैं बात आपसे कर ही चुका हूँ, x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और जो कैपिटल R है ये भी हो गया। The sum of the right hand side is a vector sum। ये सब बातें मैं इग्नोर करना, मैं ये सब बातें आपको सवाल के थ्रू करा ही चुका हूँ। Further, note the economy of expressions we achieve by the use of vectors if the origin of the frame of reference is chosen to be the center of mass। तो हम इसको अब अलग से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ये बात कुछ अच्छी तो कर रहा है। क्वेश्चन लिख दीजिए, फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम, फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम the center of mass of the system, center of mass of the system is considered to be origin। क्वेश्चन ठीक ठाक तो है, ये टफ है, इंपॉर्टेंट नहीं है। कहता सेंटर ऑफ मास पे ही ओरिजिन मान लीजिए, सेंटर ऑफ मास पे ही ओरिजिन मान लीजिए, देन कैलकुलेट m1 x1 प्लस m2 x2। दो पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल्स हैं, ये m1 है, ये m2 है, और मान लीजिए इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ आता है, और आप इसी इनको ही ओरिजिन मान लेते हैं। ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x2 है, तो xcm को मैं m1 x1 प्लस m2 x2 अपन m1 प्लस m2 लिखता था। अब मैं 0 को m1 x1 प्लस m2 x2 अपन m1 प्लस m2 कह रहा हूं, क्योंकि मेरा तो xcm इज इक्वल टू 0, मैंने तो सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान लिया है। ओरिजिन से डिस्टेंसेस नापूंगा, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ओरिजिन से 0 है,
ये मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो m1x1 प्लस m2x2 0 आ जाएगा, 0। तो समेशन ऑफ mx इज इक्वल टू 0। यही कुछ वो समझा रहा है। ये डिस्कशन टफ है, एनसीईआरटी की लाइनें हैं, कोई भरोसा नहीं कहाँ के आ जाए, पर ये यूजुअली नहीं आता है। और गवाह इस बात के हैं पीवाईक्यू, किसी भी एग्जाम के आप पीवाईक्यू उठा लीजिए, जिपमर और एम्स और नीट और इवन जेई मेन, ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया है डायरेक्ट फॉर्म में। ओरिजिन पे ही अगर आप सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं तो समेशन ऑफ mx 0 आ जाएगा। कारण ये है कि कुछ पार्टिकल्स का x पॉजिटिव होगा, कुछ का x नेगेटिव होगा, इसका x पॉजिटिव और इसका x नेगेटिव है, ऐसे लिख दीजिए। कारण ब्रैकेट में समझा दीजिए, x of some one particle is positive and x of other particle is negative। अगर ओरिजिन पे सेंटर ऑफ मास मान लिया जाए तो समेशन ऑफ mx 0 आ जाएगा, क्योंकि कुछ पार्टिकल का x पॉजिटिव होगा और कुछ पार्टिकल का x नेगेटिव होगा। इसकी थोड़ी बहुत एप्लीकेशन तो आएगी, अभी तो यही देखते हैं कि समेशन ऑफ mx is equal to 0, ठीक है, फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। कहता रिजिड बॉडी सच एज अ मीटर स्टिक और अ फ्लाईव्हील, वो समेशन ऑफ mx is equal to 0 जहां आपने m1x1 plus m2x2 is equal to 0 लिखा, उस पे 2 स्टार दे दीजिए। m1x1 plus m2x2 is equal to 0 कब? जब सेंटर ऑफ मास पे ही ओरिजिन मान लिया जाए। अगला लास्ट पैराग्राफ कह रहा है इस पेज का कि रिजिड बॉडी सच एज अ मीटर स्टिक और अ फ्लाईव्हील is a system of closely packed particles and therefore these applications are applicable to a rigid body। तो रिजिड बॉडी मतलब एक होता है कि एक पार्टिकल यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, उसका हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। और जब ये जिसमें सारे पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली हैं, कोई गैप नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ एक पार्टिकल है फिर बीच में एयर है और फिर यहाँ एक पार्टिकल, मासेस कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको रिजिड बॉडी कहते हैं। लिख दीजिए, इसे समझ लेते हैं, लिख दीजिए, लिखिए डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम किसे कहते हैं? तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में ऐसे सिस्टम का बस लिख दीजिए, इसमें डिस्क्रीट पार्टिकल्स है, DISCRETE, कोई कहीं पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा हुआ है और इनमें गैप है, इसको डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम कहते हैं। और एक होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ये असल में रिजिड बॉडी होता है। तो जहां कोई गैप ही नहीं, किसी भी शेप की बॉडी है तो मास ही मास है, कोई गैप बीच में नहीं। जहां पर भी आपकी नजर जा रही है कहीं कोई बीच में एयर स्पेस नहीं है, कोई वॉइड नहीं है, तो यहाँ मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको रिजिड बॉडी बनती है। वो आड़े तिरछे शेप की भी हो सकती है, किसी रेगुलर शेप की भी हो सकती है। तो बस नाम थोड़े बहुत ही आपको पता होने चाहिए। अभी तक मेरे हिसाब से तो काम की बात वही पड़ी है कि बस सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है m1x1 plus m2x2 अपॉन m1 plus m। मेरे हिसाब से अभी तक तो मैंने शायद 5 स्टार और कहीं दिए भी नहीं मेरे हिसाब से। ओके, कहता रिजिड बॉडी सच एज अ मीटर स्टिक और अ फ्लाईव्हील, पहले एक बात ब्रैकेट में लिख दीजिए, फ्लाईव्हील इज अ डिस्क, शायद इस पे आप 4 स्टार दे दीजिए। फ्लाईव्हील जो होता है ऐसा एक मोटा सा बड़ा सा पहिया होता है और ये पूरी की पूरी डिस्क होती है, रिंग नहीं होती है, रिंग में यहाँ मास नहीं, ये रिंग है। जब आप इसे खाली यहाँ देख रहे हैं, खाली ये सरफेस देख रहे हैं, तो ये फ्लाईव्हील कही जा सकती है, और जब खाली ये इसकी पेरिफेरी देख रहे हैं तो रिंग कही जा सकती है। तो रिंग में और डिस्क में फर्क है, रिंग में और डिस्क में फर्क है। तो फ्लाईव्हील इज अ डिस्क, ये बात न्यूमेरिकल में काम आएगी, ये अलग से इंपॉर्टेंट भी लिख दीजिए। कभी कभी वो ये बोलने के बजाय कि ये डिस्क का न्यूमेरिकल है, वो बोल देता है फ्लाईव्हील। That the rigid body such as a meter stick or a flywheel is a system of closely packed particles, and these equations are applicable to a rigid body. ये जो ऊपर ने इक्वेशंस ऊपर पढ़ी थी, ये रिजिड बॉडी के लिए भी वैलिड है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सच अ बॉडी सो लार्ज दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कैरी आउट द समेशन ओवर इंडिविजुअल पार्टिकल। अब जरा सी बॉडी में भी खूब सारे पार्टिकल होंगे, आप m1x1 plus m2x2 plus m3x3 कहां तक करते बैठे? तो ऐसे केसेस में हम लोग कंटीन्यूअस समेशन करते हैं। कहता नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज सो लार्ज
that it is almost impossible to carry out the summation over individual particles of these equations. Since the spacing of the particles is small, we can treat the body as continuous distribution of mass. Continuous distribution of mass. We subdivide the body into n small elements. ये सब पूरा टोटल कचरा है और मैं आपको फाइनल फैसला सुना रहा हूं. आप तो ये लाइन एक लिख दीजिए डैश करके. The continuous summation is called integration. Continuous summation is called integration. बस इसीलिए XCM को जिसको अभी तक हम mx अपॉन समेशन ऑफ m कहते थे, उसे इंटीग्रेशन की भाषा में x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm कहते हैं. YCM को भी समेशन के बजाय ऐसे समेशन साइन इज नाउ रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन साइन. ये इंटीग्रेशन साइन है, आप जानते हैं. समेशन साइन इज रिप्रेजेंटेड my. So y dm upon integration of dm ऐसा कुछ है. Again, this is not important. वैसे भी in my opinion नीट में इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, ऐसा मुझे लगता है. अभी तो नहीं आएंगे, 23 तक तो नहीं आएंगे. सीखना तो हमें जरूर पड़ेगा. इसके फॉर्मूले में इंटीग्रेशन आता है, इसलिए अगर ये सवाल करना पड़ा तो कभी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा. कंटीन्यूअस समेशन के बदले आप ये भी समेशन ही है, ये भी समेशन है. ये डिस्क्रीट पार्टिकल का समेशन है, ये कंटीन्यूअस का समेशन. इसमें डीएम क्या होता है मैं थोड़ा समझा देता हूं. अभी हमको वो उसमें इंटरेस्ट नहीं है. ऐसे लिख दीजिए. here dm is the mass of an elementary section. dm मतलब small mass. here dm in a small mass is the mass of an elementary section. बस डीएम के बारे में कभी अलग से ही बातें होंगी, अभी कोई बात नहीं कर रहे. ये अगर पूरी रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, तो इसके एक छोटे से पार्ट को हम डीएम कहते हैं. और जो भी हमारा ओरिजिन है वहां से हम ये एक्स डीएम निकालते हैं. और ऐसे सभी पार्टिकल्स का ये डीएम एक्स डीएम निकाल के फिर सबको इंटीग्रेट कर देते हैं विद गिवन लिमिट्स के बीच में, तो आंसर आ जाता है. XCM का मेरे पास फॉर्मूला समेशन ऑफ mx अपॉन समेशन ऑफ mb है, और इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm. dm मतलब स्मॉल मास, स्मॉल सेक्शन का मास, एक स्मॉल सेक्शन का मास ये है. और फिर से समेशन ऑफ m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम. ये जरूर हम समझ सकते हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं. यहां तक भी मैंने आपको पूरी काम की बात केवल वही बताई है कि XCM is equal to m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m. शायद सबसे काम की बात केवल यही आई है आज तक, बाकी सब यूजलेस है. लंबा चौड़ा चैप्टर है और खूब सारी मैथमेटिक्स हमें देखने को मिल रही है. एंड यूजुअली वी डोंट लाइक सच अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स अराउंड. Essentially तो यही है. बाकी वो कितनी भी बक करता रहे, we don't care. हमें ध्यान इसी पे देना है बस. इंटीग्रेशन वाली बात को भी पूरी तरह इग्नोर कर दीजिए. इसी जमाने में उस पर क्वेश्चन आए थे नीट में भी, अब नहीं आएंगे. इंटीग्रेशन ऑफ डीएम वाली बात जो है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सडीएम वाली बात जो है, वो अब नहीं आएगी, ये बात तय है. इसी में आगे कह रहा है वेक्टर एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट टू दीज 3 स्केलर क्वांटिटीज इज दिस मच 1/m इंटीग्रेशन r dm. मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं. और फिर से वो कह रहा है कि अगर हम r को 0 मान लें तो इंटीग्रेशन ऑफ r dm 0 हो जाएगा. तो ये सब भी मैं डिस्कस करने के मूड में नहीं हूं, मैं नहीं लिख रहा, इसे छोड़ दीजिए. आप हेडिंग दे दीजिए, आप हेडिंग दे दीजिए सेंटर ऑफ मास ऑफ होमोजेनियस rigid bodies, homogeneous rigid bodies of regular shape. Homogeneous rigid bodies है और regular shape. Center of mass
of homogeneous rigid bodies of regular shape. कहता often we have to calculate the center mass of homogeneous bodies of regular shapes. Ring हुआ, disc हुआ, sphere हुआ, rod हुआ. होमोजेनस मतलब जिसमें यूनिफॉर्मिटी हो, लिख लीजिए होमोजेनस मतलब यूनिफॉर्मिटी हो, और एक होता है हीट्रोजीनस, नॉन होमोजेनस होता है, उसमें सिमेट्री नहीं होती. इसका आंसर है कि इनका सेंटर ऑफ मास, इन सब का सेंटर ऑफ मास लाइज एट ज्योमेट्रिक सेंटर. सेंटर ऑफ मास लाइज एट ज्योमेट्रिक सेंटर. क्योंकि वही हो गया कि यहाँ तो मासेस इक्वल है. अगर दो पार्टिकल आइडेंटिकल मासेस के थे तो आंसर x1 + x2/2 आया था, और 3 पार्टिकल आइडेंटिकल मासेस के थे तो x1 + x2 + x3/3 आया था. यहाँ पर आइडेंटिकल मासेस के कई पार्टिकल्स मान लीजिए, आइडेंटिकल मासेस के कई पार्टिकल्स मान लीजिए, तो बस ऑर्डिनरी एवरेज जैसे निकालते हैं, ऑर्डिनरी एवरेज तो एकदम सेंटर पे ही लाया करता है. ये लाइन ठीक है, हमारे काम की है, लाइज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर. हालांकि हम इस पे चलिए 2 स्टार दे रहे हैं क्योंकि कुछ फाइनल डिसीजन बस इसका रख रहे हैं, कोई और स्टेप्स हैं भी नहीं. अगर रेगुलर बॉडी है तो जो नॉर्मल सेंटर होता है, जिसे ज्योमेट्रिक सेंटर कहते हैं, वही सेंटर ऑफ मास रखा हुआ मान लीजिए, क्योंकि आप सारे एलिमेंट्री सेक्शन के मासेस आइडेंटिकल मान रहे हैं. वहां पर शेप अगर रेगुलर है तो ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाया करता है. उसने डायग्राम में 7.8 में दिया तो है, डिटरमिनिंग सेंटर मास ऑफ अ थिन रॉड, डीएम और डीएम एलिमेंट्री सेक्शन दिखाए हैं. शायद वो ये कहना चाह रहा है डायग्राम में कि भाई इस यहाँ एक एलिमेंट्री सेक्शन लीजिए, इसका मास डीएम लीजिए, और इतनी ही दूरी पे यहाँ भी एक एलिमेंट्री सेक्शन लीजिए और उसका भी मास डीएम लीजिए. अब वो कह रहा है इसका आप समेशन ऑफ एक्स करेंगे ना, तो इसका एक्स डीएम पॉजिटिव आएगा और इसका एक्स डीएम उतना ही नेगेटिव आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा. सारे mx इस साइड के और सारे mx इस साइड के कैंसिल हो जाएंगे, तो सेंटर बस यही लाया करेगा. सेंटर से गुजरने वाली एक लाइन खींच लीजिए, ज्योमेट्रिक सेंटर से कुछ इसी को ओरिजिन मान लीजिए, तो अब समेशन ऑफ mx इधर का और समेशन ऑफ mx इधर का कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कुछ का जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही बाकियों का उतना ही नेगेटिव आएगा. तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस इस लाइन से 0 ही रहेगी, इसलिए सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही लाया करेगा. तो ये उसने थोड़ा समझाने की कोशिश की है, इसे आप इग्नोर करें. ये बोल रहा है क्या, चलिए पढ़ लेते हैं. कहता है लेट अस कंसीडर अ थिन रॉड whose width and breadth in case of cross section of the rod is rectangular, or radius itself in case of cross section of the rod is cylindrical is much smaller than its length. लेंथ काफी ज्यादा है. अगर सिलेंड्रिकल रॉड है तो उसका रेडियस नेग्लिजिबल है, और अगर ऐसी रॉड है तो इसकी ये सब ये वाले जो डायमेंशंस है ये नेग्लिजिबल है, ये वाले डायमेंशंस नेग्लिजिबल है, लेंथ बहुत ज्यादा है. खैर इसमें हम बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है. कहता है लेट अस कंसीडर थिन रॉड, लेंथ एंड ब्रेड्थ द सेम रेक्टेंगुलर, ये सब इज नेग्लिजिबल है. कहता है टेकिंग द ओरिजिन टू बी द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द रॉड, यहीं पर आप ओरिजिन ले लीजिए, जिसका ज्योमेट्रिक सेंटर है वही ओरिजिन ले लीजिए. यही मैं आपको सब समझा चुका हूँ, ये बिल्कुल दोबारा पढ़ने लायक है ही नहीं. Taking the origin to be at the geometric center of the rod and x-axis along the length of the rod, ये x-axis है, वही वो बात करेगा. एक बार प्लस x लेगा, एक बार माइनस x लेगा. कहता we can say that on account of reflection symmetry. यहाँ चलिए एक ये नया वर्ड आ गया, बस ये मिस ना हो जाए. अच्छा हुआ कि वर्ड पढ़ा हमने, रिफ्लेक्शन सिमेट्री. कहीं पेपर में कहीं इसने नॉर्मल क्वेश्चन डाला और उसमें बोलेगा कि गिव द आंसर ड्यू टू रिफ्लेक्शन सिमेट्री, तो आप कहेंगे कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री मुझे आता नहीं, मैं सवाल छोड़ रहा हूँ. ऐसे बड़े बड़े शब्दों को आपको इग्नोर करके सवाल को सॉल्व करना चाहिए. कहता है फॉर एवरी एलिमेंट डीएम ऑफ द रॉड एट एक्स देयर इज एन एलिमेंट ऑफ द सेम मास डीएम लोकेटेड एट -x. रिफ्लेक्शन सिमेट्री मतलब इस पॉइंट के अबाउट मिरर इमेज है. जो भाग यहाँ से डिस्टेंस x पर इधर है, अगर यहाँ मैं मिरर रख दूं तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी. तो बस ये लाइन आप लिख सकते हैं डैश करके, मैं इस पे स्टार तो नहीं दे रहा, तो लिख दीजिए बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री
distribution of mass along plus x-axis, distribution of mass along plus x-axis is exactly same as distribution of mass along plus x-axis is exactly same as that along minus x-axis. जैसा प्लस x-axis में है वैसा माइनस x-axis में है। आप एक मिरर लाइए और मिरर के सामने यहाँ एक ऑब्जेक्ट ऐसा रख दीजिए तो उसकी इमेज मिरर इमेज ऐसी ही बनेगी ना। अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज ऐसी बनेगी रिफ्लेक्शन के कारण। तो ऐसे ही माना जा रहा है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो सिर्फ रिफ्लेक्शन सिमेट्री वर्ड आपका सुना हुआ हो और इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है, इसको पूरी तरह आप इग्नोर करें। सिर्फ ये याद रखें कि हाँ रिफ्लेक्शन सिमेट्री कुछ होता है। क्या होता है ये तो हमें ना भी क्लियर है और 6 महीने बाद तो अगर आज कुछ थोड़ा बहुत क्लियर है भी तो 6 महीने बाद हमें कुछ भी क्लियर नहीं रहेगा और हमें जरूरत भी नहीं है। अगर वो कहता है कि एक रिंग का क्वेश्चन ये है कि ऑन अकाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री, on account of reflection symmetry, find center of mass of a ring. Find center of mass of a ring. ये ऐसा इसका जैसा लेफ्ट में मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे राइट में है। इधर भी जैसा लेफ्ट ऊपर है जैसा प्लस y पे है वैसे ही माइनस y पे है। जैसा प्लस x पे है वैसे ही माइनस x पे है। ये प्लस x है और ये माइनस x है। और जैसा प्लस y पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे ही माइनस y पे है। तो बस फिर तो ये यही आता है। ये जो ओरिजिन है जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास भी है। प्लस my और माइनस my कैंसिल होकर 0 हो जाएगा और प्लस mx और माइनस mx भी कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही रिंग का सेंटर ऑफ मास है। रेगुलर होमोजेनस बॉडीज के लिए तो सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर से कोइंसाइड करता ही है। रिफ्लेक्शन सिमेट्री वर्ड अगर कभी पेपर में ऐसे भारी भरकम शब्द करते हैं यूज करते हैं वो तो उसका केवल मतलब है कि आपको डराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसका क्वेश्चन के सोल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे भारी भरकम शब्दों को आपको सिर्फ इग्नोर करना है, इन्हें इग्नोर करना है और इसको हटाने के बाद सवाल के बारे में आप जो कर सकते हैं वह कर दीजिए बस। फिर कह रहा हूँ लास्ट पैराग्राफ में कह रहा है द नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरी पेयर to the integral and hence this much is 0. The point for which the integral itself is 0 is the center of mass. Well, summation of mx, m1 x1 plus m2 x2 तो हमने 0 कहा ही था। एक लाइन इसको लिख देते हैं the point for which integration of x dm is 0 is the center of mass. हमने एक बार सेंटर ऑफ मास के लिए कहा था कि सेंटर ऑफ मास का अगर ओरिजिन आप मान लेते हैं, सेंटर ऑफ मास पे अगर आप ओरिजिन मान लेते हैं तो m1 x1 plus m2 x2 0 आ ही जाएगा। वही बात है यहाँ पर भी, भाई x dm is equal to integration of x dm upon integration of dm। और अगर ये ओरिजिन है, अगर ओरिजिन पे सेंटर ऑफ मास सिचुएटेड है तो इंटीग्रेशन ऑफ x dm 0 आएगा। तो ये कह ही सकते हैं आपके अगर कि किसी पॉइंट के अबाउट अगर इंटीग्रेशन ऑफ x dm 0 है तो पॉइंट सेंटर ऑफ मास ही। मैं तो इसको इंपॉर्टेंट नहीं मानता। अभी तक भी मैंने शायद इंपॉर्टेंट बात आपसे केवल एक की है, ये डीएम बीएम की बातें और इंटीग्रेशन की बातें और रिजिड बॉडी की बातें सब इग्नोर कर दी जाए। केवल एक्सडीएम का फॉर्मूला 3 बॉडीज है अगर तो m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 अपॉन m1 plus m2 plus m3। केवल ये एक काम की बात बताई है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं भी आपको उस फॉर्मूले के अलावा 5 स्टार दिए हैं। बस द नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरी पेयर ये सब हो गया। Thus the center of mass, ठीक है ये लाइन पढ़ रहा हूं मैं। Thus the center of mass of a homogeneous thin rod coincides with the geometric center. This can be understood on the basis of reflection symmetry. तो ऐसे बड़े बड़े शब्द फेंकते रहो बस ताकि फिजिक्स आपके लिए और भी टफ हो जाए। रिफ्लेक्शन सिमेट्री को पूरी तरह इग्नोर किया जाए। मिरर शायद रिफ्लेक्शन मतलब शायद मिरर, और मिरर में तो इमेज सिमेट्रिक बनती है तो होगा कुछ, वी जस्ट डोंट केयर। The same symmetry argument will apply to a homogeneous ring, disk, sphere or even thick rods. मोटी रॉड हो जिसका के ये सेक्शन सर्कुलर सेक्शन पहले तो हमने कहा था इग्नोर कर दो। अगर ये मोटी रॉड भी है
और सब सिमेट्रिकल है, तो इस पूरे का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसको ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही लाया करेगा। It is the same symmetry argument and will apply to homogeneous rings. ये सब for all such bodies, you will realize that for every element dm at a point x, y, z, one can always take an element of the same mass at point minus x in bus. In other words, the origin is a point of reflection symmetry. वो तो कह रहा है जैसा आपको प्लस x पे मिलेगा वैसे, जैसा प्लस x पे मास मिलेगा वैसा माइनस x पे मिलेगा, उनके mx कैंसिल हो जाएंगे, जैसा आपको प्लस my मिलेगा वैसा आपको माइनस my मिलेगा, उनका समीशन 0 हो जाएगा, और जैसा आपको प्लस mz मिलेगा वैसे ही आपको माइनस mz भी मिल जाएगा, और टोटल समीशन सबका 0 आ ही जाएगा। वो लाइनें भी दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप तो ये लाइन लिख सकते हैं। Origin is a point of reflection symmetry. Origin is a point of reflection symmetry for homogeneous bodies, for homogeneous regular bodies. Origin is a point of reflection symmetry. अब ये ऐसी लाइनें देख के लगता है कि शायद कुछ है, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैं तो इतनी दम रखता हूं कि मैं कहता हूं कि इस पे क्रॉस लगा दो। अगर आप इसे दोबारा नहीं पढ़ते तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें से शायद 5-10% मैटर काम का है अभी तक जो हमने पढ़ा है, बाकी सब कचरा है, और 5-10% मैटर पे ही केवल ध्यान रखोगे तो यू विल लव दिस चैप्टर, और आपसे इसके क्वेश्चंस बनेंगे, जो पहले आए वो भी और जो आपके एग्जाम में आएंगे वो भी। पर अगर बाकी सारा मैटर भी आपने सीरियसली लिया तो फिर वो डाइल्यूट हो जाएगा। जिस पे सारा फोकस होना चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस पे सारा फोकस होना चाहिए, वो तो आपका बढ़ जाएगा ना बाकी सारे मैटर में भी, तो फिर तो सभी कुछ लेस क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपको ये पता हो कि 5 स्टार वाली चीज क्या है, और सारा फोकस उसी पर रखिए, और बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। एक बार तो आपने ध्यान से सुना ही है, अगर ये कुछ बातें कहीं आती रहेंगी तो वो रिवाइज होता रहेगा, धीरे धीरे कुछ और भी इंपॉर्टेंट हुआ तो वो भी सीख जाएंगे। पहले तो कोई 1 या 2 इंपॉर्टेंट चीजें पकड़ लीजिए और बस सवालों में घुस जाइए। 2-4 सवाल भी आपके बन गए तो आपको टॉपिक में पकड़ बनना शुरू हो जाएगी। बस कहता है as a result of the integrals all are 0, this means that for all the above bodies the center of mass coincides with their geometric center. रेगुलर बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास हमेशा उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है। बात खत्म हो गई, आगे चलते हैं। एग्जांपल 7.1, कहता है फाइंड द सेंटर मास ऑफ 3 पार्टिकल्स एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मासेस भी दिए हैं। अब इन सब के न्यूमेरिकल्स में मतलब अल्टीमेटली घूम फिर के इतना से पढ़ाने के बाद ये आया उसी क्वेश्चन पे, जहां वो m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 अपॉन m1 + m2 + m3 लगवाया। ये बात प्रूव हो गई कि बाकी सब कचरा था, नहीं तो उनके सवाल देता, बाकी सब कचरा था। आगे दिए हैं खैर बाकी सवाल, पर वो खैर हम छोड़ देंगे, इंपॉर्टेंट नहीं। अब इन न्यूमेरिकल्स में जब एक क्वेश्चन जब इसके आते हैं ना सेंटर मास के, तो एक प्रॉब्लम जरूर है, एक लिख दीजिए, एक इंपॉर्टेंट बात लिख दीजिए कि origin is not sometimes expressed in the question. Origin is not sometimes specified in the question. हम तो m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 अपॉन m1 + m2 + m3 करना चाहते हैं। x1 x2 x3 ओरिजिन से डिस्टेंसेस हैं, तो ओरिजिन से डिस्टेंसेस स्पेसिफाई तो करेंगे लोग कि ओरिजिन क्या है। प्रॉब्लम यह है कि सवाल में ये बताते ही नहीं कि ओरिजिन क्या है, लेकिन ऑप्शन जब देते हैं तो बता देते हैं कि फ्रॉम दिस। लिख दीजिए द ओरिजिन इज स्पेसिफाइड इन ऑप्शंस। आप ऑप्शंस जब पढ़ते हो तो समझ में आता है कि उन्होंने ओरिजिन किसको लिया है। कभी कभी तो दे देगा कि ओरिजिन किसे लेना है, और कभी वो नहीं देगा। तो नहीं देगा तो हमारी बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम। पेपर में जब हम एक्सपेक्ट करते हैं क्वेश्चन तो मोर क्लियर क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, एम्बिग्युइटी क्वेश्चन में नहीं होगी, ठीक है। तो यूजुअली क्या करते हैं, चाहे 2 पार्टिकल सिस्टम हो चाहे 3 पार्टिकल सिस्टम हो, किसी एक मास को, इस पर भी फैसला मैं इंपॉर्टेंट बड़ा काम का फैसला दे रहा हूं, जहां से आपको सेंटर ऑफ मास की दूरी निकालनी हो ना, जिस मास से, तो नॉर्मली एक मास कह देते हैं। अगर m1 m2 भी देते हैं ना, 2 मास भी, तो कहते हैं m1 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकाल, या m1 m2 m3 3 मास दे देते हैं तो बोलते हैं m2 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकाल। जहां से भी सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं या डिस्टेंस निकालना है, उस मास को
सेंटर उस मास को ओरिजिन मान लिया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है 5 स्टार वाली, ये लिख लीजिए। The mass from which position, the mass from which coordinates or distance of center of mass is to be determined. The mass from where the coordinates or the center distance of the center of mass is to be determined should be considered to be origin. इस मास को ही आपको ओरिजिन पे मान लेना चाहिए, इस मास को ही आपको ओरिजिन पे मान लेना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और फिर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अब किन्हीं भी दो, एक ओरिजिन तो आपका डिफाइन हो ही गया, इस मास को और किसी दूसरे मास को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन को एक्स एक्सिस मान लेना चाहिए। ये भी लिख लीजिए, लाइन ज्वाइनिंग दिस मास and one of the other masses should be considered as x-axis. One of the other masses should be considered as x-axis. ये बातें ज्यादा काम की हैं। हालांकि पेपर में चीजें बहुत क्लियर होती हैं। अभी आप अगर कोई गाइड करते हैं PYQ के अलावा, तो ये प्रॉब्लम आपके सामने रहेगी कि सवाल में ये क्लियर ही नहीं होगा कि ओरिजिन किसे लेना। इसीलिए केवल वही क्वेश्चंस करें जो PY प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, तो एग्जैक्ट फॉर्मेशन आपको पता रहता है क्वेश्चन क्या आते हैं। मैं एक बार 7.1 फिर से देख रहा हूं, फाइंड द सेंटर मास ऑफ 3 पार्टिकल एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मासेस तो इसमें दिए हुए हैं और ट्रायंगल की हर साइड में दिए हुए। ये भी मेरे हिसाब से तो लेंथी क्वेश्चन है। इन्होंने अभी कुछ भी क्लियर नहीं कहा है ना, ऑप्शंस होते हैं तो फिर भी समझ में आता है किसे ओरिजिन मानना है। इन्होंने NCERT में इस क्वेश्चन में ओरिजिन किसे लेना है कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हमें दिया है क्वेश्चन, तो बना लेते हैं और हम ये मान लेते हैं क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए पहले मैं जरा आपको ये याद दिला दूं कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड A है और ये A है और ये A है, तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस कितना होता है? इस डिस्टेंस को, ये एंगल 30 डिग्री होता है। और मे बी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो एल्टीट्यूड है, ये जो साइड A, B, C और ये D है और ये G है सेंट्रॉइड, तो जो AD है वो AC का cos 30 है, जो AD है वो AC का cos 30 है। तो ये है साइड और cos 30 है √3/2, cos 30 है बड़ी वैल्यू। तो बस एल्टीट्यूड जो है या जो मीडियन है या जो हाइट है, वो साइड इंटू √3/2 आती है। या तो आप इसे याद कर लें या आप इसे हर बार डिराइव कर लें। ये पूरा एंगल 60, ये एंगल 30 होगा और ये हाइपोटेन्यूज है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस है, तो बेस हाइपोटेन्यूज का cos थीटा तो होगा ही होगा। तो इस जानकारी की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जो हाइट होती है वो साइड ऑफ द ट्रायंगल इनटू √3/2 होती है, साइड ऑफ द ट्रायंगल इनटू √3/2 होती है। ये मासेस इसका दिए हुए हैं, ये मास है और ये हमको सब अज्यूम करना पड़ेगा। ये 100 ग्राम का जो मास है, यही हम मान लेते हैं ओरिजिन है, ये हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस है। ये 150 ग्राम का मास मान लेते हैं कि सब हमें दिया हुआ है और ये 200 ग्राम का मास, मुझे इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स पता है और साइड है कितनी 0.5 मीटर, 0.5 मीटर मीटरों में रहने दो शायद। सेंटर ऑफ मास देख लेते हैं, फाइनल यूनिट क्या है, फाइनल मीटर में ही है तो सब मीटर में ही रहने देते हैं। अच्छा चलिए, तो एक्स एक्सिस पे ना y 0 होता है, यहाँ मैं 0.5 लिखूंगा और यहाँ 0 लिखूंगा। एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, तो पहले x आता है ब्रैकेट के अंदर, बाद में y आता है। इसके कोऑर्डिनेट्स फिक्स हो गए,
इसके कोऑर्डिनेट्स फिक्स हो गए। अब इसके कोऑर्डिनेट्स और फिक्स करने हैं। इसका x आएगा 0.5 का आधा, इसका x आएगा 0.25 और इसका y आएगा इतना 0.5 into √3/2 यानी 0.25 √3 सब MKS यूनिट्स में है। बस हो गई है, मुझे यहाँ नहीं लिखना चाहिए, सॉरी यहाँ लिखना चाहिए। इसका x है 0.25 और इसका y है 0.25 into √3। बस अब मैं ऐसी लिस्ट बना सकता हूँ कि मेरा M1 है, M1 को चलो ग्रामों में ही रहने दो, 100 ग्राम, M2 है 150 ग्राम, M3 है 200 ग्राम, फिर X1 है 0, Y1 है 0, X2 है 0.5, Y2 है 0, X3 है 0.25 और Y3 है 0.25 √3। मेरे हिसाब से तो आपको ये पूरी लिस्ट बना लेनी चाहिए। डायग्राम में तो सब लिखा ही था, पर अगर लिस्ट बना लेंगे तो इसमें थोड़ा सा समय जरूर लगा है, ज्यादा समय नहीं लगा है, इसलिए सारे टाइम आपको काउंट करने चाहिए स्टॉप वर्क से कि आपको कितना टाइम लगा है। अब अगर आपको XTM निकालना है तो M1 into X1 0 प्लस M2, लिस्ट तैयार है तो मैं वहां सब नहीं जा रहा कि कौन है। M2 है मेरा, यहाँ मेरा सब लिखा हुआ है M2, X2 प्लस M3 X3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, तो ये 250 और ये 450 हो गया। अच्छी बात यह है कि ऊपर भी मास ग्राम में है और नीचे भी मास ग्राम में है, इसलिए मैंने मास की यूनिट को किलोग्राम में नहीं लाया। मास ऊपर भी है, मास नीचे भी है, मास की जो ऊपर यूनिट है अगर वही मास की नीचे यूनिट है तो आपको मास के कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ये मीटर में चाहते हैं तो आपके पास सारे x मीटर्स में होने चाहिए थे, ये सारे x आपके पास मीटर में होने चाहिए थे। इसी तरह से अगर मैं YCM की बात करूं तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिली मिस्टेक ना हो तो ये लिस्ट बना लेना पहले जरूरी है, ताकि जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो साथ साथ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व ना हो। कैलकुलेशन शुड बी अ प्योर मैकेनिकल प्रोसीजर, यहाँ कोई डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व ना हो कि अच्छा ये M1 है, मेरे को क्या पता कि ये M2 है कि नहीं है, मैं तो शायद इसमें भूल जाऊं कि मैंने किसको M2 माना है किसको M3 माना है। मेरी सलाह तो खैर यही है कि लिस्ट बना लिया जाए, समय नहीं लगता। फिर मैं M1 Y1 कर दूंगा, M1 Y1 0 ही आएगा, M2 Y2 ये भी 0 ही आएगा, M3 Y3 तो 200 into 0.25 √3 और नीचे तो टोटल मास आएगा। मास को मैं सभी कर लूंगा, ये 300 और ये 450 हो गया। ऊपर मास और नीचे मास यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, मेरे को XCM भी मीटर में मिल जाएगा और मेरे को YCM भी मीटर में मिल जाएगा। हाँ, ये है काम की चीज। हालांकि अगर आपको लगता है कि लेंदी है तो ये बिल्कुल तय मानी है, ये पेपर में नहीं आएगा, ट्रस्ट मी, और गवाह है आपके पास PYQ। ये हो गया, द सेंटर ऑफ मास C is shown in the figure। बस मैंने सब लिस्ट बना ली, M1 M2 M3 की, X1 X2 X3 की, Y1 Y2 Y3 की। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फिर ये इसका ठीक सेंटर है, ये पूरे A/2 है, ये साइड जो है ये A/2 है, ये A/2 है और ये A into √3/2। तो सबके XY कोऑर्डिनेट्स ध्यान से लिख दीजिए। इसने सिस्टम में अभी XY कोऑर्डिनेट्स मांगे हैं, ये हो गया। बस आगे कह रहा है द सेंटर ऑफ मास C is shown in the figure। नोट दैट इट इज नॉट द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द ट्रायंगल OAB, क्योंकि सिमेट्री नहीं है ना, मासेस बराबर नहीं है, सिमेट्री नहीं है, मासेस बराबर नहीं है। अगर मासेस बराबर होते तो ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही होता। मासेस बराबर नहीं है तो सिमेट्री नहीं है, और जब सिमेट्री नहीं है तो फिर सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई नहीं करता है। ओके, एग्जांपल 7.2 की हम थोड़ी बहुत बात करते हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना। इसे मैं पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं, बातें तो की जा सकती हैं, मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ट्रायंगुलर लैमिना है और बस कह रहा है दिस लैमिना में बी सबडिवाइडेड इनटू नैरो स्ट्रिप्स ईच पैरेलल टू द बेस MN।
ये ट्रायंगुलर लेमिना है और कुछ तो भी रैंडम शेप की है, ऐसा लेमिना है। मे बी ये किताब, ये मान लीजिए कि ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगलों से मिलकर बनी, ये एक रेक्टेंगल है, फिर ये एक रेक्टेंगल है, फिर ये छोटा सा एक रेक्टेंगल है, फिर ये रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, और हर रेक्टेंगल का सेंटर तो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे आएगा, इस वाले का सेंटर इसके सेंटर पे आएगा, इस वाले का सेंटर इसके सेंटर पे आएगा, इसका सेंटर इसके सेंटर पे आएगा, इसका सेंटर इसके पूरे ज्योमेट्रिक सेंटर पे आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे आएगा, और ऐसे ही चलते चलेगा सिलसिला। कह रहा है बाय सिमेट्री ईच स्ट्रिप हैज इट्स सेंटर ऑफ मास एट इट्स मिड पॉइंट। कुछ भी नहीं लिख रहा हूं मैं इस बारे में। इफ वी जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ ऑल द स्ट्रिप्स वी गेट द मीडियन एलपी, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रायंगल एज अ होल देयरफॉर इट लाइज ऑन द मीडियन एलपी। बस बाकी सब के लिए भी यही सब काम करेगा और फैसला है सेंट्रॉइड। अगर पूरा ट्रायंगल लेमिना है, देखिए एक तो इसका केस तो था उसमें और इस केस में फर्क है, तो इसकी आप एक्सप्लेनेशन पे बिल्कुल भी मत जाइएगा, रीजन आउट बिल्कुल भी मत करिएगा। जरूर ये ध्यान दीजिए कि पिछले केस में मेरे पास सिर्फ 3 मासेस थे, मैंने अपनी मर्जी से उनको ऐसे जोड़ दिया था, और लेमिना मतलब पूरा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है मेरे पास। लेमिना मतलब मेरे पास ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है पूरा ऐसा का ऐसा, मे बी ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर मुझे पूरा दिया हुआ है, पूरी बॉडी है ट्रायंगुलर शेप की, पूरी बॉडी। तो पहले से 3 पॉइंट मासेस थे, अब ये पूरा पन्ना है, पतला सा स्ट्रिप है, पतली सी। तो लेमिना में आप जरूर लिख सकते हैं, बस मैं इसे इंपॉर्टेंट नहीं मानता कि फैसला यही है कि फॉर अ थिन लेमिना, फॉर अ थिन triangular lamina, center of mass lies on the centroid, मैं इस पे क्रॉस लगवाता हूं, क्रॉस लगवाने की दम दिखाता हूं। एक ये लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं, एग्जांपल 7.3 की बात करिए। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना। ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। लेमिना में और लेमिना में फर्क है, ये अलग से ऐसे पॉइंट मासेस नहीं है। अब जो क्वेश्चन बन रहा है उसमें ऐसा नहीं है कि एक मास यहाँ रखा है, एक मास यहाँ रखा है, एक मास यहाँ रखा है। ये बकायदा ऐसा स्ट्रक्चर, ये पूरा यहाँ मटेरियल, ये रिजिड बॉडी, ये डिस्क्रीट पार्टिकल्स है, ये रिजिड बॉडी है। तो ट्रायंगुलर वाला केस इंपॉर्टेंट नहीं था, पर अब जो पढ़ाया जा रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। देखिए फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्मिटी तो खैर होनी चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हमारे अच्छे हम ये सवाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोई सवाल हमसे इसे पूछेगा ही नहीं। ऐसे प्रश्न आप अपने आप से ना पूछें कि नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या करेंगे साहब, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और जो आप कर ही नहीं पाओगे वो सवाल को बेवकूफ पूछेगा काहे को, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले जो स्टूडेंट कर ना पाए, जो एनसीईआरटी के बाहर हो। यूनिफॉर्म जब आप पढ़ोगे तो आगे तो आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा कि ये क्या इसने किया है। आप कहोगे कि अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या करेंगे, ये चमाड़ देंगे खींच के, ये फालतू सोच क्यों रहा है, जो कहा है वो कर पहले कायदे में। ऐसे ऐसे हाइपोथेटिकल बातें ना किया करो कि ये होगा तो क्या करेंगे, वो होगा तो क्या करेंगे। जो पहले पढ़ाया गया उसकी मास्टरी तो कर लो। 11th में हमें इस टाइप के ख्याल आते हैं क्योंकि थोड़ा फोकस हमारा कम रहता है। जो दिया गया है, जो सिखाया जा रहा है, उसके जो सिंपलेस्ट केसेस हैं, आपका फोकस केवल उनको सीखने में है। आप दिमाग बंद कर दीजिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं तो, वरना आपके दिमाग में सिर्फ ये क्वेश्चन आते हैं कि ये तो यूनिफॉर्म है, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो जो तुम्हें पढ़ाया ही नहीं गया वो कोई पूछ कैसे सकता है। वो डराने के लिए नॉन यूनिफॉर्म वर्ड को यूज करता भी है, तो ये मत कहो कि अरे यार ये तो हमारे टीचर ने नहीं पढ़ाया, ये कहो ये है ही नहीं, ये सिर्फ डराने के लिए वर्ड दिया है। कहीं कुछ अल्टीमेटली आगे सिंपल निकल के आएगा, उतना भरोसा आपको अपने आप पे हो, अपने टीचर पे हो, एनसीईआरटी पे हो। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म एल शेप लेमिना। लेमिना को समझा रहा है, थिन फ्लैट प्लेट है, a thin flat plate with dimensions as shown,
द मास ऑफ द लैमिना इज 3 kg। ये जो पूरा लैमिना है इसका मास 3 kg। इसके पूरे डायमेंशन भी पूरे उसने सवाल में दिए हैं, ओरिजिन किसे माना है सब बोला है उसने। इसकी साइड जो है वो 2 मीटर है, ये 2 है। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, हालांकि पेपर के लिहाज से तो शायद एडवांस ही है, पता नहीं, मैंने तो अभी तक इसे कभी पेपर में देखा नहीं है जैसा कोई क्वेश्चन, जहां तक मुझे याद पड़ता है। मे बी ये वो है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको शायद उसने एफ कहा है। इस ये साइड 2 है तो इसका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, ये 2, 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे x 0 नहीं होता, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। ये प्रॉपर y एक्सिस है हमारा, ये प्रॉपर y एक्सिस है, ये प्रॉपर x एक्सिस है। अच्छा, ये इसका मिड पॉइंट है, तो अगर ये पूरा ये भी 2 है, इसका x y एक्सिस पे x 0 होता है, इसके कोऑर्डिनेट 0, 2 है। बस अब इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, मैं इनके कोऑर्डिनेट्स क्यों निकालूं, वो कह रहा है आप ऐसा मान लीजिए कि जो लैमिना है इसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। फिलहाल मैं यही बात करता हूँ, एनसीईआरटी देखिए, कहता है ये जो लैमिना है आप इसका सेंटर यहाँ मान लीजिए, बल्कि मैं तो थोड़ा सा चेंज इसमें जो किया है मैं कहता तो हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस होते हैं ना, आप इनको, बड़ा प्यारे सवाल है ये, बड़े बढ़िया सवाल है, आप इनको ये मान लिया करें कि जैसे ये पोर्शन है इसका सेंटर, इसके सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, इसका जितना भी मास है ना, टोटल मास 3 kg है ना, तो ये भी 1 kg का हो गया, ये भी 1 kg का हो गया, ये भी 1 kg का हो गया बाय सिमेट्री। टोटल मास 3 kg है, तो ये 1 kg, ये 1 kg, ये 1 kg, क्योंकि सिमेट्रिकल आइडेंटिकल पोर्शंस है तो इनके मासेस भी आइडेंटिकल होंगे। अब वो कह रहा है कि इसका जो भी ज्योमेट्रिकल सेंटर है ना, आप इस पूरे के मास को वहां केंद्रित मान सकते हैं। ऐसा उसने कुछ कहा तो है कि इस पूरे के मास को आप C1 पे मान सकते हैं। 1 kg को यहाँ रखा हुआ मान लीजिए, फिर 1 kg को इसके सेंटर C2 पे रखा हुआ मान लीजिए, फिर 1 kg को इसके सेंटर C3 पे रखा हुआ मान लीजिए, ऐसा मान। आप C1, C2, C3 के कोऑर्डिनेट्स निकालिए और 1 kg के मासेस को वहां रखा हुआ मान लीजिए। मैं ऐसा कर लेता हूं, हमारी अप्रोच यही है। मैं पहले पढ़ लूं फिर मैं आपको लिखवा दूंगा। कहता चूजिंग द x and y axis as shown, we have the coordinates of the vertices of the L-shaped lamina। कोऑर्डिनेट्स उसने वर्टाइसेस के दिए हैं जिसकी कि मुझे कोई जरूरत नहीं थी, ये सब मैंने फालतू में ही निकाले, इनकी मुझे कोई जरूरत नहीं, बस मुझे ये पता होना चाहिए तो ये 2 है और शायद ये भी पूरा 2 है, तो जरूर ये 1 है, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत मुझे आइडिया हो। वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने की जरूरत नहीं थी। कहता we can think of the L shape to consist of 3 squares each of length 1 meter। एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है। The mass of each square is 1 kg since the lamina is uniform। The center of masses of the squares by symmetry, इनके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे और फिर वो फॉर्मूला डाल देंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, बस लिख दीजिए, लिखिए कि replace the given problem, replace the given question by a 3-particle system। Replace the given problem, the given situation by a 3-particle system। बस। और हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है, ऐसा लिख दीजिए। each uniform lamina should be replaced by a point mass। ये पूरी यूनिफॉर्म लेमिना को should be replaced by a point mass equal to the total mass of this part, equal to the total mass of this part। इसका जो मास है ना, आप उसे पॉइंट मास से रिप्लेस कर दीजिए, kept at the geometric center of this part, kept at the geometric center of this part। इसलिए अब आप कायदे से
इसलिए अब आप कायदे से सिर्फ C1 C2 को C3 को देखिए, ये x एक्सिस देखिए, ये y एक्सिस देखिए, ये C1 देखिए, यहाँ पे C2 देखिए और यहाँ पे C3 देखिए, ये पोजीशन देखिए। तो C1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे ख्याल से ये पूरा 2 था, ये पूरा 2 था, ऐसा कुछ था, ये ऐसा था। तो ये पूरा 2 था, तो ये 1 था, तो ये हो जाएगा 0.5। C1 के कोऑर्डिनेट्स है 0.5 और ये भी 1 है तो 0.5, ये C1 के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अगर ये C2 है माना तो इसको C2 माना है, इसको C2 माना है, इसको C2 माना है, इसको C3 माना है। तो C2 के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये 1 हो गया और ये 0.5 हो गया, इसका x हो गया 1.5 और y तो इसका भी 0.5 है। और अब C3 को देखता हूं, इसका x है सीधे 0.5, इसका x है 0.5 और इसका y है 1.5। बस अब इन सब के मासेस आइडेंटिकल हैं, तो xCm हो जाएगा x1 + x2 + x3/3। बस इसी तरह हो गया ये हो गया 2 और 2.5/3। इसी तरह yCm हो गया y1 + y2 + y3/3, तो ये भी 2.5, ये भी 2.5/3 हो गया। आपको xCm मिल गया और आपको yCm मिल गया 5/6 मीटर। ये है कहानी। ये एक यूनिफॉर्म प्लेट है, इसको रिप्लेस कीजिए एक पॉइंट मास से। जो भी यूनिफॉर्म बॉडी है किसी भी शेप की, उसका मास उसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लीजिए। जो लाइन एकदम शुरू में मैंने लाइन लिखवाई थी डेफिनेशन वाली, फाइनली वही काम आ रही है। सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर डेफिनेशन एनसीईआरटी ने आगे तो कहीं दी नहीं, पर जो हमने कहा था कि दिस पोर्शन कैन बी रिप्लेस्ड by a point mass with the entire mass of this portion kept at the center of mass, यही डेफिनेशन काम आ रही है, यही डेफिनेशन काम आ रही है। डेफिनेशन रटने के लिए नहीं है, हाँ उसकी अगर वही चीज कहीं न्यूमेरिकल में काम आ रही हो तो ठीक है, उसे समझना बढ़िया है, रटना नहीं है हमें। हम इस पूरे बॉडी को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हैं, जब इसका जो भी मास है वह उसके सेंटर ऑफ मास पे सिचुएटेड मान लिया जाए। बस मैं तो इस सवाल को तब भी करता, तब भी आसानी से शायद कर लेता, जहां मैं इस पूरे को बस एक मानता, इस पूरे को एक मानता और इसका सेंटर ऑफ मास बस यही मानता और ये दूसरा मानता, एक 2 पार्टिकल सिस्टम मान लेता। आप ऐसा भी कर सकते थे कि दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ 2 पार्टिकल सिस्टम। You should replace a given body, given rigid body by a 2 particle system preferably, ऐसा ही लिख दीजिए। We should always try to replace the given structure, we should always try to replace the given structure by a 2 particle system। आप ट्राई करेंगे तो उसका भी रास्ता मिल जाएगा आपको। 3 पार्टिकल भी कर सकते हैं या मोर रेडिली आपको 3 पार्टिकल क्लिक किया, पर आप ये रूल बना लेंगे तो आपको 2 पार्टिकल सिस्टम भी दिखने लगेगा। आप चाहें तो इस पूरे को एक मान लीजिए और इस पूरे का सेंटर यहां मान लीजिए और फिर इसको अलग से मान लीजिए, इसका एक सेंटर यहां मान लीजिए। बस अब इसके x1, इसके x और y निकाल लीजिए, इसके x और y निकाल लीजिए, आपको वही आंसर अपना फिर से मिल जाएगा। आप कोशिश तो यही करिए कि गिवन बॉडी चाहे वो इवन चाहे वो इवन स्फीयर होना या डिस्क होना या रिंग होना, लेमिना हो चाहे 3D बॉडी हो या 2D, लेमिना एक 2D ऑब्जेक्ट होता है, लेमिना 2D होता है जिसमें x और y होता है, और स्फीयर तो 3D ऑब्जेक्ट होता है। तो स्फीयर को भी पूरे के पूरे उसका जितना भी मास है उसका मास को उसके सेंटर पे रख दीजिए और वहां एक पॉइंट मास इमेजिन कर लीजिए। ऐसा किया जा सकता है कि अगर ये एक स्फीयर है और ये एक स्फीयर है और इसका मास 3 kg है और इसका मास मान लीजिए 4 kg है और ये डिस्टेंस मान लीजिए 1 मीटर है और ये डिस्टेंस मान लीजिए 2 मीटर है, तो आप इस ऐसा एक इसके सेंटर पे इसका मास रख लीजिए, इसके सेंटर पे इसका मास रख लीजिए, ऐसा कुछ डायग्राम बनाया जा सकता है। इन दोनों के बदले ऐसा डायग्राम बनाया जा सकता है। कोई भी यूनिफॉर्म बॉडी चाहे वो 2D हो चाहे वो 3D हो, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय
टू पार्टिकल सिस्टम, यहाँ तो कोई पार्टिकल नहीं है, एक पार्टिकल, ये दिस एंटायर थिंग, ऐसा माना जा सकता है कि इसका पूरा 3 kg का मास यहाँ सिचुएटेड है, और ऐसा माना जा सकता है इसका 4 kg का पूरा मास यहाँ सिचुएटेड है। बाकी जो डेटा दिया था वो मुझे नीचे उतारना ही था, पर मेरा ये कहना है कि आप इस क्वेश्चन को यू शुड रिप्लेस इट बाय अ टू पार्टिकल सिस्टम, और बस उसके बाद तो फिर टू पार्टिकल सिस्टम बन गया। और अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो बढ़िया m1x1 plus m2x3 m2x2 plus m3x3 अपॉन m1 plus m2 plus m3 कर लीजिए। एक बार आपने अपने दिए गए प्रॉब्लम को टू पार्टिकल सिस्टम में रिप्लेस कर लिया या थ्री पार्टिकल सिस्टम में रिप्लेस कर लिया, उसके बाद आप इसे देखना बंद कर दीजिए। आप बोलिए m1x1 plus m2x2 अपॉन m1 plus m2। एक समझ नहीं है, इनका लगता है सब कुछ इनको दे दो पूरा। एक ही इंपॉर्टेंट बात वापस ध्यान रख लीजिए और फिर से लिख दीजिए कि हमको सवाल जो है ना, इन्होंने बहुत सारी बीच में कचरा बात की है। आपको सिर्फ टू पार्टिकल सिस्टम या हद से हद 3 पार्टिकल सिस्टम के न्यूमेरिकल आएंगे। आपको सिर्फ 2 पार्टिकल सिस्टम या 3 पार्टिकल सिस्टम के केवल न्यूमेरिकल आएंगे। उसमें जिस मास से दूरी निकालनी हो, जिस मास से सेंटर ऑफ मास की दूरी निकालनी हो, उसको ओरिजिन पे मान लिया जाए। फिर एक 5 स्टार लिख दीजिए और एक क्वेश्चन के रूप में ही कर लेते हैं। चलिए फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दिए देता हूं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगी ये बात। मान लीजिए मैं कहता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है और ये C एटम है और ये O एटम है, और मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस r है। चलो जनरल फॉर्मूला ही देता हूं मैं आपको, जनरल क्वेश्चन देता हूं। ये m1 है, ये m2 है और इनके बीच का डिस्टेंस r है, और यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास, और ये डिस्टेंस r1 है और ये डिस्टेंस r2 है। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू पार्टिकल सिस्टम है तो वी हैव टू फाइंड r1, दैट इज सॉल्यूशन में लिख दीजिए वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम मास m1। r1 निकालना है, मतलब वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम मास r1 फ्रॉम मास m1। m1 से हमें सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अज्यूम m1 टू बी एट ओरिजिन, assume m1 to be at origin, m1 को ओरिजिन पे मान लीजिए। assume m1 to be at origin, तो अब मालूम है क्या होगा फॉर्मूला? xcm का फॉर्मूला था m1x1 plus m2x2 अपॉन m1 plus m2, और अगर यही ओरिजिन है तो xcm को फिलहाल ये r1 कह रहा है, हो जाएगा m1 into x1 है 0 प्लस m2 और x2 यानी ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो कि r है अपॉन m1 plus m2। तो जो r1 है ना वो है m2 अपॉन m1 plus m2 into टोटल r। ये आपके कुछ काम है। इस रूप में अगर आपको धीरे धीरे याद हो जाता है तो ये काम आना शुरू हो जाएगा। अभी तो आप यही मानिए थोड़ी कठिन बात है ये। अगर आपको r1 निकालना है, इसका मतलब आपको सेंटर ऑफ मास की दूरी m1 से निकालनी है। सेंटर ऑफ मास की दूरी m1 से निकालनी है तो इसको ओरिजिन मान लीजिए। जहां से सेंटर ऑफ मास की दूरी निकालनी है उसको ओरिजिन मान लीजिए, बस ये लाइन काम की। जहां से सेंटर ऑफ मास की दूरी निकालनी है बस उस लोकेशन को ओरिजिन मान लीजिए। आज ये ओरिजिन है तो r1 मुझे निकालना है तो वह है m1x1। अब m1 तो ओरिजिन पर रखा है ना, क्योंकि m1 ओरिजिन पर रखा है तो इसका x1 0 आएगा ना, और ये m2 जो है इसकी ओरिजिन से दूरी r है। ये आपको बस ध्यान रखना है, इतना काफी है। इसी तरह से अगर मैं r2 की बात करूंगा ना तो r2 आ जाएगा m1 अपॉन m1 plus m2 into टोटल डिस्टेंस r। इनको ध्यान दीजिए आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे लिख दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आज हमने जो भी पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इसके रिजल्ट्स ये आपको याद कायदे से हो जाने चाहिए। जब आप R1 निकाल रहे हैं तो पड़ोसी का मास अपॉन टोटल मास, जब आप R2 निकाल रहे हैं तो पड़ोसी का मास अपॉन टोटल मास, ऐसा निकालते हैं R इज इक्वल टू पड़ोसी का मास, R1 या R2 जो भी निकाल रहे हैं, R1 इज इक्वल टू पड़ोसी का मास अपॉन टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस। ये फैसला है। आपको R1 चाहिए तो ऊपर M2 आ रहा है, नीचे तो ये चीजें, ये जो चीजें ये कॉमन है। अगर R2 चाहिए तो यहाँ M1 आ रहा है और ये चीजें कॉमन। डेरिवेशन तो हम बड़े आसानी से कर ही लेंगे, बस जहां से सेंटर ऑफ मास चाहिए उसके x को 0 डाल दो, जहां से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस चाहिए उसके x को 0 डाल दो, तो डेरिवेशन तो हम कर ही लेंगे। पर अगर ये ध्यान रख लें तो हमें काफी हेल्प मिलेगी। आपको जहां से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है, पड़ोसी का मास अपॉन टोटल मास। ऐसा हम इसलिए करते हैं, एक लाइन फिर से लिख लीजिए, ऐसा हम इसलिए करते हैं, हम एक काम करते हैं, R1 की इक्वेशन लिखते हैं M2 अपॉन M1 प्लस M2 इनटू R, और R2 की इक्वेशन लिखते हैं M1 अपॉन M1 प्लस M2 इनटू R। R इन दोनों मासेस के बीच का टोटल डिस्टेंस, जो R है वो R1 प्लस R2 है एक्चुअली। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो R1 बाय R2 M2 बाय M1 आ जाएगा। और इससे हम एक फैसला और लिखते हैं, the center of mass divides the line joining the two masses in inverse proportion of the masses. Center of mass divides the line joining the two masses in inverse proportion of the masses. और इसीलिए तो it lies closer to the heavier mass. इसीलिए तो it lies closer to heavier mass. इनवर्स प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है ना, ये हल्का मास है और ये भारी मास है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, ये R1 जो है वो R बिग हो जाएगा और जो R2 है वो R स्मॉल हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास भारी वाले के करीब आता है, तो सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द टू मासेस इन द इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ मासेस। अगर ये मास हल्का है तो डिस्टेंस बड़ा है, और अगर ये मास भारी है तो डिस्टेंस छोटा। ये भारी तो ये छोटा, और ये हल्का तो ये बड़ा। ऐसा ही कुछ दिमाग में रख लें, ये भी काम की लाइन, इस पे भी मैं 5 स्टार देता हूँ। ये लास्ट क्लास में जो बातें की हैं एक्चुअली वो ज्यादा काम की हैं, सिर्फ 5 स्टार वाली बातें रिवाइज की जाएं, बाकी सब आप फिलहाल छोड़ भी देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये इंपॉर्टेंट होंगी तो ये कहीं ना कहीं आपके सामने दोबारा आएंगी। दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड लक।